हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। बच्चों, हम क्लास +2 के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को शुरू कर रखा है और इसके अंदर हमने पहले ही 3 वीडियो अपलोड कर दी है इसी चैनल पर। और पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हम नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करते हुए किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक और न्यूमेरिकल की, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, कि प्लेटिनम की तो रोड है उसके अंदर और ये कह रहा है कि Pr2 से Br नेगेटिव बनेगा, कंसंट्रेशन 0.010 H पॉजिटिव H2। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादातर जो पहले लिखा होता है वो एनोड और जो बाद में लिखा होता है वो आपका कैथोड होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो जो एनोड टर्मिनल है वो हमारा ऑक्सीडेशन करता है और कैथोड जो है, कैथोड पे क्या, इलेक्ट्रोड पे कौन सी हम रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन। दोबारा से कैथोड लिख दिया, ठीक कर देता हूँ, रिडक्शन। अब देखिए Br2 से Br नेगेटिव तो रिडक्शन होती है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन सपोज करें कि कोई एनोड है तो ऑक्सीडेशन सपोज करें, तो हम ऐसे लिखेंगे Br नेगेटिव जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Br2 के अंदर, ब्रोमीन गैस बना लेगा। अब हम इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए या हम कहीं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम Br नेगेटिव को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिएक्शन तो होगी आपकी एट एनोड की। अगर मैं बात करूं कि एट कैथोड पे किस तरह की रिएक्शन होती होगी, तो देखिए H पॉजिटिव से H2 बनाना है तो H जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। फिर वही मेथड अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेल की रिएक्शन निकालने के लिए इनको हम ऐड कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, एरो का साइन Br2 प्लस H2। देखो बच्चों, अब आपको नर्वस सामने है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो इक्वेशन है इसी से ही हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो नर्नेस्ट इक्वेशन होती है आपकी E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एन लोग, और यहाँ पे लिखा जाता है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। और ख़ास बात रखना कि इसके अंदर हम सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखेंगे, गैस को नहीं लिखेंगे, हम केवल जिन पे चार्ज है वही लिखेंगे, या फिर लिखेंगे भी तो आप उसको 1 कंसीडर करके चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ई सेल, सेल के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ई के नीचे सेल लगा दूंगा, रोड के लिए निकाला हूँ तो रोड लगा दूंगा। 0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन 2 लोग। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ Br2 इंटू एक्टिविटी ऑफ H2, क्योंकि प्रोडक्ट लिखा है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट लिखेंगे तो Br नेगेटिव की पावर 2 कर देंगे हम यहाँ पे, और H पॉजिटिव का भी यहाँ पे पावर जो है वो 2 लग जाएगा। अब देखिए ई नोट सेल का जैसे वैल्यू हम जानते हैं तो ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और कैथोड कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन कर रहा है। और एनोड के पे बात करें तो हमारे पास जो ब्रोमीन है ही, तो इसका मतलब Br2 टू Br नेगेटिव। ठीक है। माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग, ये जो आपका ऊपर जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन गैस लिखा है ये 1 कंसीडर रहेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे Br नेगेटिव का स्क्वायर और H पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है। आपको क्या होगा कि ये कुछ वैल्यू जो है वो आपको गिवन मिलेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ई सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 होती है, माइनस 1.08 वोल्ट होती है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ई नोट Br2 से जो Br नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.08 वोल्ट होता है। ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग
1 में बी आर की कंसंट्रेशन आप पुट करेंगे, तो बी आर की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है उसको आप देख के पुट कर लेंगे। तो देख लेते हैं बी आर की जो कंसंट्रेशन है वो हमें कितनी गिवन है। ऊपर जो देखिए 0.010 है, इसको लिख लेते हैं जैसा एक बार अभी गिवन है। जस्ट ए मिनट, हाँ जी, यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.01 का स्क्वायर इंटू एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू -1.08 वोल्ट -0.059 डिवाइड बाई 2 log। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.11 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक है, अब log वैल्यू निकाल लेंगे, log टेबल का यूज करके हम log वैल्यू निकाल लेंगे। तो log वैल्यू आएगी आपकी, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, सॉल्यूशन करने पर वैल्यू आएगी 7.0457। 7.0457 इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ई सेल निकल जाएगा, और ई सेल कितना आ जाएगा आपका सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा -1.288 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव में है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पोटेंशियल कभी नेगेटिव में नहीं होगा, और अगर नेगेटिव में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, गलत का मतलब यहाँ पे क्या है, गलत की बात सुनिए। ये हम ये कह रहे हैं कि ये एनोड का काम नहीं करेगा, ये रिडक्शन करेगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये रिडक्शन करेगा। जबकि ये रिडक्शन नहीं करेगा, ये आपके पास एनोड पे जाएगा और ये आपकी ऑक्सीडेशन करेगा। यानी इस सेल का सही रिप्रेजेंटेशन करें तो उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कैथोड वाले को तो एनोड लिखेंगे, तो एनोड लिखेंगे तो H2 से क्या लिखेंगे H पॉजिटिव, फिर डबल स्लैश रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन होके बनेगा Br2 से Br नेगेटिव। तो ये आपका सेल का सही रिप्रेजेंटेशन बनेगा भाई, ये सेल का क्या बनेगा, सही रिप्रेजेंटेशन बनेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना था। तो नेगेटिव का मतलब यही है कि जो आप ऑक्सीडेशन सोच रहे हो वो ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा, यानी Br नेगेटिव से Br2 नहीं हो रहा, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा, हालांकि ये रिडक्शन कर रहा है। और H पॉजिटिव से H2 जब आप रिडक्शन सोच रहे हो, H पॉजिटिव से H2 जब आप रिडक्शन सोच रहे हो, रिडक्शन नहीं कर रहा, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी आपको सेल में उल्टा गिवन है। ठीक है बच्चों, कर लोगे। नेक्स्ट नंबर 2 एप्लीकेशन की तरफ बढ़े। हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ नॉनेस्ट इक्वेशन। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था, और इस नॉनेस्ट इक्वेशन के अंदर हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको जैसे बच्चों पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक बार मैं लिख देता हूँ, जिसको हम KC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बच्चों क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा तो हमने देखा कि जो एनोड इलेक्ट्रोड थी वो तो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, और जो कॉपर वाली रोड थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यानी कैथोड वाली रोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो एट इक्विलिब्रियम की बात करें, जब कंसंट्रेशन एक की आपके पास इक्वल हो जाएगी या हम कहें उसके अंदर चेंज आना बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आपका जो सेल है वो स्टॉप हो जाएगा वर्किंग करना, तो उस टाइम आपका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे फिर से मान लीजिए मैं एक सेल लिख रहा हूँ Zn से Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। इसकी जो इक्वेशंस है वो भी आप आसानी से लिख सकते हो, और वो इक्वेशन लिखकर आप क्या लिख सकते हो, उसके लिए सेल पोटेंशियल लिख सकते हो। तो सेल पोटेंशियल आ जाएगा नॉनेस्ट इक्वेशन के हिसाब से, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, क्या आ जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log
कंसंट्रेशन ऑफ, या कहें हम एक्टिविटी ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से ध्यान से देखें ना आप, हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद क्या होगा, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, सेल जो है वो वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, यानी उनके बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही वो जीरो हो जाएगा उस टाइम आप ये भी कह सकते हो कि जब सेल वर्क नहीं करेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन और एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और वो अगर चेंज नहीं होगा तो ये वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। ना Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन चेंज होगी, ना कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी चेंज होगी, तो ये आपके कांस्टेंट रहेगा। कोई नंबर रहेगा उसको हम कैसे लिख देंगे। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसा करने के बाद अगर हम देखें तो ई सेल जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log KC लिख देंगे। इसको अगर हम एक तरफ ले तो ऐसा लिख सकते हैं 0.059 डिवाइड बाई 2 log KC इज इक्वल टू ई नोट सेल हो जाएगा। हमें KC की वैल्यू निकालनी है तो log KC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ई नोट सेल डिवाइडेड बाई 0.059 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम और बात, तो अगर जनरल फॉर्मूला अगर मैं इसी को देख के बनाऊं, ये तो केवल आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें मैंने जिंक और कॉपर और ले रखी है उसके हिसाब से बनाया है। अगर जनरल बनाऊं तो log KC इज इक्वल टू बनेगा, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे ई नोट सेल डिवाइड बाई 0.059, और KC की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, एंटी लॉग कर लेंगे। तो इस पर भी हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरह से हमें सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिख रखा है पढ़ लेते हैं पहले। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मीन्स हमें KC की वैल्यू निकालनी है फॉर द रिएक्शन व्हेन ई नॉट सेल दिस। तभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको डिराइव करके, log KC इज इक्वल टू एन ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.059। तो log KC इज इक्वल टू, हेयर एन की वैल्यू 2 है, चेक कर सकते हो क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और यहाँ पे जो सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है तो हैवी सिल्वर 2, यानी एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Ag पॉजिटिव आयन, तो 2 है वो 2 कर जाएंगे तो कॉमन। ई नोट सेल दे रखा है कितना, 1.11 वोल्ट दे रखा है, डिवाइडेड बाई 0.059। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो KC इज इक्वल टू, ये लोग है इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, उल्टे का मतलब एंटी लोग हो जाएगा, एंटी लोग ले लेंगे, ये जो सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का एंटी लोग कर लेंगे, और जो एंटी लोग की जो वैल्यू की टेबल की सहायता से इसका हम एंटी लोग निकालेंगे, और एंटी लोग निकालने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 3.65 इंटू 10⁻37। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आप लोग और एंटी लोग आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लोग और एंटी लोग आपको निकालना आना चाहिए, आप वैल्यू निकालोगे, सॉल्यूशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर। जैसा कि आपको पता ही है कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, दिस सब्सटेंस विच अलो द इलेक्ट्रिक current through them, which allow the electric current
थ्रू देम, अपने में से पास होने देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे, टू फ्लो थ्रू देम कॉल्ड कंडक्टर्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। और कंडक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो कैटेगरी में। एक तो होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहला कौन सा होता है? मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अभी हमें सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। ज़्यादातर ये आपके जो सॉल्ट हैं, एसिड हैं, बेस हैं, ये किस में आ जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आ जाते हैं। और जितने भी मेटल हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल्स हैं जिनमें से करंट पास होता है वो आपके मेटालिक कंडक्टर में आ जाते हैं। इसमें देखें तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होता है? तो मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से उसमें करंट पास होता है, उनको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। इसमें आयंस का फ्लो होता है, केटाइन और एनाइन, जो आपने पढ़ा होगा, केटाइन और एनाइन। इनके मूवमेंट की वजह से, इनके फ्लो की वजह से करंट पास होता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर क्या होता है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मेटालिक कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से करंट पास होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए क्या लिखेंगे? द कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी by movement of electrons without undergo any chemical change। ये भी आपको ध्यान रखना है, इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर, कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। जैसे कॉपर में से अगर करंट पास कराया, आप कॉपर की जनरली वायर यूज करते हो घरों में, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। करंट पास होने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल मेटल्स रहेंगे। जैसे आपके पास कॉपर मेटल हो गई, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इस तरह की जो आप वायर बनाते हो या ऐसा सब्सटेंस है ये, जिनमें करंट तो पास होता है, और करंट भी किसकी वजह से पास होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और इनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये कौन से होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। दो सब्सटेंस whose water solution conduct electric current and decompose by passing electric current। These solution known as इलेक्ट्रोलाइट्स, और इन सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। ठीक है। और
कंडक्शन किसकी वजह से होगा? इन सब्सटेंस कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इसके अंदर आयन जो हैं वो मूव करें। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि ये जो सॉल्यूशन है जिसमें से करंट पास होता है और केमिकल चेंज भी आ जाता है तो वो डिकम्पोज होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है? 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द इलेक्ट्रोलाइट which are completely ionized in aqueous solution or in molten state called strong electrolyte। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से, या हम कहें जैसे वर्ड यूज करें कंप्लीटली आयनाइज है। मान लीजिए मैंने 100 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं, तो 100 के 100 आपके पास मॉलिक्यूल जो हैं वो आयनाइज हो जाने चाहिए। जैसे NaCl के मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 ही Na पॉजिटिव और 100 ही Cl नेगेटिव बन जाने चाहिए, चाहे या तो वो मोल्टन स्टेट यानी उसके लिक्विड स्टेट की बात करें या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो इधर क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रोलाइट विच आर पार्शियली आयनाइज्ड, इसमें पूरी तरह से नहीं टूटेंगे, पूरी तरह से आपका मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा, आयनाइज्ड नहीं होगा। पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और इन molten state called weak electrolyte। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आपके रहेंगे साल्ट, जैसे लाइक NaCl, KCl, NaNO3, ये सारे आपके कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये एग्जाम्पल भी किसके रहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग बेस, नाम में देखो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के होंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल देखें तो ऑल कार्बोनिक एसिड, जो भी कार्बोनिक एसिड होते हैं, या हम कहें वीक एसिड, इसकी बात कर रहे हैं हमें वीक एसिड। और वीक एसिड के कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड। ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो किसके रहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के रहेंगे। और इसके अंदर आ जाएंगे एमाइन या अमोनिया, ये जो कुछ एग्जांपल हैं वो किसके रहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। आज हम ये छोटी सी वीडियो रखेंगे, नई वीडियो में हम लेके आएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इसमें तो मुझे जो एक एप्लीकेशन थी नॉनेस्ट इक्वेशन की वो बताना था, इसलिए आपकी एक छोटी सी वीडियो आपके सामने रखी है। और कल हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वहीं से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है अगेन आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। थैंक यू बच्चों।